यहाँ पर क्या इनपुट रहेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडस्ट्री भी इनिशिएटिव लेना चाहती, क्योंकि आखिर में ये लोग आकर वहीं पर काम करेंगे। क्या सरकार ऐसी कुछ स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर, ताकि यहाँ के यूथ को ट्रेन किया जाए और इक्विप किया जाए? गुजरात सरकार ने इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। अलग अलग जो छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर जाकर उन्होंने जो ITI नई शुरू की, उसके अंदर जो ट्रेड नए शुरू किए हैं, जो आज के टाइम में उसकी जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरह। जैसे एक आदिवासी क्षेत्र में मांगरोल, यहाँ एक तालुका प्लेस है, वहां पर ड्राइवर के लिए ITI में ट्रेड बनाया है। और वहाँ इतने अच्छे ड्राइवर आते हैं कि जो अधिकारी है वो भी चाहते हैं कि वहां से जो तैयार हुआ जो ड्राइवर हमें मिले तो हम सेफ चले, क्योंकि ड्राइवर के हाथ में सब सेफ्टी रहती है। तो इस तरह से जो रिक्वायरमेंट नई नई आती है, उस तरह से गुजरात सरकार ने उसके अंदर पूरा प्रयत्न किया है और वो आगे उसके अंदर चल रहे हैं। मैं तो हमारे VC साहब को इंटरनेशनल फकीर बोलता हूँ कि वो जहां भी जाते हैं तो पैसा इकट्ठा करके लेके आते हैं। उन्होंने आके आज तक के जो VC है उनसे सबसे ज्यादा फंड उन्होंने सूरत शहर में से इकट्ठा किया, करोड़ों रुपये में इकट्ठा किया है। मैं जो आपको पहले भी कहा ना कि सूरत की जो रिक्वायरमेंट है तो दूसरी ओर नहीं देखेगा, सूरत में से वो पैसा हो जाता है। तो गेम के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक स्टेडियम बनाया है, उसका एक अद्यतन स्टेडियम भी वहां बन रहा है। तो एजुकेशन के लिए भी जो गुजरात के यहाँ नहीं थी, गुजराती भाषा का नहीं है तो ना तुम्हारे गुजराती भाषा का डिपार्टमेंट ही नहीं था हमारे गुजरात में, इस यूनिवर्सिटी में नहीं था। तो इस साल ही गुजरात सरकार ने हमें तोहफे के दौर पे हमें ये दिया है। बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ये समझना होगा कि वो कहाँ से जुड़े हैं, उनकी जड़ें कहाँ हैं। गुजरात से जुड़े हैं और जाहिर तौर पर भाषा समझना बहुत जरूरी होता है अपनी तरक्की के लिए, अपने राज्य की तरक्की के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप किस तरफ से आए हैं, आपकी जड़ें कहाँ हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने भी लिया है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? इफ आई कैन एड व्हाट पटेल साहब इज सेइंग, ठाकुर साहब इज सेइंग, गुजरात सरकार ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड नंबर ऑफ ITIs और पॉलिटिक्स खोले हैं, कुछ नए कोर्सेज शुरू किए हैं। जैसे स्कोप के द्वारा बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन का ज्ञान दिया जाए, एम्पावर के द्वारा कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाए, नगर पालिका और कॉरपोरेशन एरियाज हैं वहाँ उम्मीद योजना के द्वारा उनको जिन स्टेट्स में ज़रूरत है, जो उनके डे टू डे यूज में आने वाले, जिनसे उनको गेन एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनमें ट्रेनिंग दी जा रही है। और इंडस्ट्री की तरफ से ऐसे कोई सजेशंस होंगे कि इस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमारे पास काफी स्कोप है, हम उन चीजों को शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट सूरत में जितना समय मैंने बिताया है हर्षदा, उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बहुत काम कर रही है। हर वार्ड में एक लाइब्रेरी है जहां पर स्टूडेंट्स जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जो बहुत कम शहरों में होता है। तो एजुकेशन की तरफ काफी काम जाहिर तौर पर यहाँ पर सूरत वालों ने किया है। लेकिन कोई भी जब शहर फ्यूचर सिटी की तरफ बढ़ता है, बनने की तरफ बढ़ता है, तो उसका दायरा बड़ा होता चला जाता है। सिर्फ एक शहर में रहते हुए उसको फ्यूचर सिटी कहना शायद मुमकिन ना हो। तो अब सूरत को एक ट्विन सिटी बनाने की बात चल रही है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नवसारी तक बढ़ाया जाएगा। उन सब प्लान्स पर बात करेंगे और साथ ही किस तरह से वहां आसपास के लोगों का डेवलपमेंट होगा और सूरत की ग्रोथ में उसका क्या योगदान होगा, इस सब पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया में आज हम पहुंचे हैं सूरत, और हमारे सूरत पर जो चर्चा हो रही है उसका आखिरी पड़ाव आ चुका है। हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि क्या चुनौतियां हैं, इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि कहां मौके हैं, लेकिन अब विचार क्या है, अब विजन क्या है, सोच क्या है हमारे अधिकारियों की, लोगों की, ताकि इस शहर को फ्यूचर सिटी बनाया जाए। उस पर पहुंचने से पहले, जो ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे ट्विन सिटी बनाने वाले हैं हम लोग सूरत और नवसारी को आने वाले दिनों में, उसको लेकर हमारे एक दर्शक के मन में बहुत ही अच्छा सवाल आया है। निकुंज पटेल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सूरत में हाउसिंग के प्राइस काफी इंक्रीज हो रहे हैं और उसके लिए जो रियल बायर्स है उसके परचेसिंग पावर से बाहर जा रहे हो, तो उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? भंडारी साहब, मैं आपको लाना चाहूंगा यहाँ बीच में, क्योंकि आप तो इस पूरे इंडस्ट्री के वेटरन हैं। एक बड़ा सवाल ये होता है जब आप डेवलपमेंट होता है किसी शहर में, जब बहुत तेजी से बातें आगे बढ़ती हैं तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि जो आम जेन्युइन बायर होता है वो उस चक्कर में पिस जाता है। कैसे आप इनके सवाल का जवाब देंगे कि इस प्राइसेस क्या ये स्पेकुलेटिव हैं या ये प्राइसेस एक्चुअली इतनी बढ़ रही हैं, और या फिर अगर ऐसा कोई आदमी लेना चाहता है तो क्या उसे सूरत के बाहर का रुख करना होगा? निकुंज की बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूं कि अभी जो एक सेगमेंट है जिसको बिलो मिडिल क्लास बोला जाता है, उसके लिए थोड़ा ये प्राइस ज्यादा है। लेकिन उसके पीछे जेन्युइन रीजन ये है कि जो कच्ची जमीन है वो इतनी महंगी हो गई है
और उसके ऊपर लेबर एंड के मटेरियल्स जो यूज होता है, वो सारी चीजें मिला के देखा जाए तो जो एक रेडीमेड यूनिट आपके पास जो आता है वो इतना चीप नहीं है कि वो एफोर्डेबल हो एक बिलो मिडिल क्लास के लिए। या अलग अलग पॉकेट के अलग अलग चीजें होती है। सब लोग एक ऐसी जगह पे रहना चाहते हैं जहां पे सारी एमिनिटीज अवेलेबल हो, तो वहां पे ऑटोमेटिक दाम बढ़ते हैं वहां पे। अगर मैं आपके सवाल पे आऊं तो क्या किया जाए, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि ऐसे आवास बनाए जाए, गवर्नमेंट की ओर से ऐसी कुछ पहल हो जाए, पीपीपी मॉडल पे ऐसा कुछ बनाया जाए कि जहां पे ऐसी जो क्लास है, जो सोसाइटी की सेगमेंट है, उसको एक चीप रेट पे या एफोर्डेबल प्राइस पे उसको रहने के लिए मकान मिले। यहाँ पर इनफैक्ट सौमित्रा, आप विजन की बात कर रहे थे कि यहाँ से आगे सूरत को किस तरह से हम देखेंगे, तो कलेक्टर साहब क्योंकि दूसरे एक्सपीरियंसेस के साथ आए हैं यहाँ पर, बताइए कलेक्टर साहब आपके क्या प्लान्स होंगे, आप कैसे विजुलाइज कर रहे हैं सूरत को अगले 5-10 सालों में, कितनी चेंजेस होंगे और वो क्या विजन के साथ आप आए? देखिए, जैसे शुरू में ही प्रोग्राम में कहा गया था कि सूरत इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द वर्ल्ड। और सूरत इज ए ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन सिटी। यहाँ पे गुजरात के सभी 26 जिलों से और कहा जाए तो भारत के सभी राज्यों से लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। यहाँ पे जिस टाइप का पोटेंशियल है और जिस ढंग से इसका डेवलपमेंट हो रहा है, ट्विन सिटीज़ की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा इशू जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सिटी में, उसके लिए बहुत अच्छे से सरकार द्वारा तैयारियाँ की जा रही हैं, बहुत अच्छे से उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी हो, उसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, उसमें भी गवर्नमेंट बहुत ही सजग है। ट्रांसपेरेंसी बहुत सारी चीज़ों में लाई गई है, टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। तो हम देखते हैं कि कुछ सालों में सूरत एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है, क्योंकि बॉम्बे में लोग बहुत जाना चाहते हैं, वहाँ स्कोप नहीं है। और गुजरात का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो बॉम्बे में रहता है, आई थिंक दे विल प्रेफर टू शिफ्ट टू सूरत एंड आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर सूरत। बिल्कुल, हमें भी यही लगता है और इसीलिए हम भी मानते हैं कि सूरत जो है वो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया है। ठक्कर साहब, एक बहुत अच्छा आंकड़ा मुझे पता लगा और वो बहुत खुद मन को खुश करने वाला है, और वो ये कि जितने जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। सूरत में रफली 5 लाख रुपए साल के कमा लेते हैं यहाँ के लोग, एक एवरेज है ये फिगर। यानी इसका मतलब ये कि उनके खर्च करने की क्षमता ज्यादा है, यानी उसका मतलब ये कि उनके एस्पिरेशन ज्यादा है। मैं, चूंकि आप शिक्षा से जुड़े हैं, आपने सोसाइटी को समझा है, मैं आपका एक विजन समझना चाहता हूं कि कैसे इस एस्पिरेशन को पूरा किया जा सकता है, चूंकि लोग अब कमा ज्यादा रहे हैं, वो खर्च ज्यादा कर रहे हैं, किस तरह से चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट पार्टीज हो, मिलकर एक आम आदमी के इस एस्पिरेशन को पूरा कर सकते हैं। हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कवि उमाशंकर जोशी ने कहा है कि यंत्र और तंत्र के बीच में जो मंत्र है वो गायब हो गया है। तो पहला तो हमें पहले ये करना चाहिए कि जो मंत्र है, मानवता का मंत्र है, वो कैसे हम ला सके। आपने पैसे के बारे में बताया, मैं कई बार ये बोलता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे घर में रेडियो सेट है, टीवी सेट है, सोफा सेट है, पर ये सब सेट के बीच में बैठा हुआ इंसान जो है, जो आदमी है, वो अपसेट रहता है। तो मैं फिर से ये कहूंगा कि पैसा बहुत कुछ है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। तो पैसा उनको मिले, लोगों को सालाना इनकम उनकी बढ़े, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर पैसे के साथ वे जीना कैसे है वो सीखे, वो उससे भी ज्यादा महत्व की बात है, मैं ये मानता हूं। और यूनिवर्सिटी का, क्योंकि शिक्षा के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा ये परम कर्तव्य है कि कैसे जिया जाए जिंदगी को, वो भी लोगों को सिखाया जाए। यानी आदमी हैप्पी रहेगा तभी वो एक सिटी को फ्यूचर सिटी बना पाएगा। बिल्कुल। इनफैक्ट फ्यूचर सिटी के इस श्रृंखला में, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कई सारे इनिशिएटिव्स भी ले गए हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी हाल ही में लाई गई है, पाटिल साहब आप भी उस पैनल पर थे, तो वो किस तरह से पूरी शक्ल बदलने वाला है सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की? सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो आज तक बढ़ी है, उसके अंदर सरकार की मदद बहुत कम रही है। मैंने कहा ना कि उन्होंने अपने आप में उनकी जो मौलिकता थी उसके ऊपर ये बढ़ी, मगर अभी अभी गुजरात सरकार ने उसके अंदर जो स्कीम रखी है, और टेक्सटाइल पॉलिसी पहली बार गुजरात सरकार ने डिक्लेयर की है,
और उन्होंने जो उनको बेनिफिट दिया है, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री अगर कोई नहीं डालता है तो उसको 7% तक इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी, जो वीविंग इंडस्ट्री में भी 5% तक सब्सिडी मिलेगी, उसको 1 रुपया जो है उसको एनर्जी में या लाइट बिल में 1 रुपये की राहत मिल जाएगी पर यूनिट। तो ये जो डाइंग प्रिंटिंग में भी उसको 5% इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी। तो पहले जो सब्सिडी का या राहत बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कुछ करते थे, एक पहले बनी थी टफ की योजना बनी थी और उसके अंदर करोड़ों रुपये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ होने के बावजूद सबसे कम पैसा यहाँ आया। तो फिक्र बोलता है, तो पैसा गया कहाँ? मैंने तो कहा था लोकसभा के अंदर के जो नरेगा का बड़ा जो कौभांड चलता है, अभी जो कोयले का चलता है, और ये सबसे बड़ा टफ का कौभांड कभी बाहर आने वाला है। मगर यहाँ एक्चुअल जो यूजर है उसको जो 5% 7% जो इंटरेस्ट में जो सब्सिडी मिलने वाली है, उससे उनको बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि सीधा उसको उसके अकाउंट में वो जमा हो जाता है। और महाराष्ट्र में भी एक योजना बनी थी कि वहां कहा था कि 1 रुपये में पावर देंगे, और यहाँ कहा है कि हम 1 रुपया यूनिट पे कम करेंगे, लेंगे, मगर यहाँ 24 घंटा पावर मिलेगा, वहां पावर आता नहीं है। और इसके लिए गुजरात के और सूरत के कई लोगों ने महाराष्ट्र के बॉर्डर में नवापुर में जाकर यूनिट डाले, मगर वहां जाकर उनको पावर नहीं मिलने से जनरेटर डालना पड़ा और वहां सर्वाइव नहीं हो पाए तो उनको वापस आना पड़ा। तो यहाँ जो है जो एस्टेब्लिश है उसको ही ज्यादा मदद करने की एक योजना ये इंडस्ट्री टेक्सटाइल की जो पॉलिसी बनी है। आपने देखा है, आपका क्या असेसमेंट है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से रिवाइव हो पाएगी, एक नई पिक्चर देखने को मिलेगी? नहीं, नई पिक्चर इस तरह से देखने को मिलेगी कि नॉर्मली अभी जो कपड़ा सूरत में बनता है वो सिर्फ ग्रे या डाइड और प्रिंट होके हम बेच देते हैं। जब हम वैल्यू एडिशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एंड यूज में जाएगा। अभी जब गारमेंट पार्क के लिए जो फैसिलिटी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए सरकार ने जो अभी अप टू 7% इंटरेस्ट सब्सिडी डिक्लेयर की है, उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। क्योंकि जो कपड़ा सूरत में बनता है, हम जो बात करते हैं हर बार फिगर बहुत बड़ा होता है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ मीटर कपड़ा पर डे, उसमें से अगर हम 25% कपड़े को भी अगर गारमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो तो बहुत बड़ा मुनाफा है। क्योंकि अगर गारमेंटिंग में बेनिफिट ये है कि समझो 12, 13, 14% की इंटरेस्ट से लोन मिलती है, उसमें से सरकार अगर 7% हमको बाद दे देती है तो 7%, 5 से 7% के बीच में वो रेशियो में अगर पैसा हमको यूज करने को मिले तो बेनिफिट है। और उसमें अगर हम गारमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो फैब्रिक को, तो वो उससे भी बड़ा फायदा है। क्योंकि कपड़ा बिकता है हमारा 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मीटर के दाम से, और गारमेंट जो बिकता है उसकी कॉस्टिंग होती है 550 से लेके 5000 तक की। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है जो ट्रेडर्स को मिलता है, जो गारमेंट रिटेलर्स को मिलता है, वो बेनिफिट हमको सीधा मिल सकता है। राइट, तो काफी हद तक बेनिफिट होगा इस नई पॉलिसी के बाद भी। और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं जो हमने देखा सूरत को फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बना सकता है। लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मांग कनेक्टिविटी है। जी हाँ, कनेक्टिविटी, और उम्मीद करते हैं अगली बारी हम रोड से नहीं बल्कि एक फ्लाइट लेकर आए बॉम्बे से जब हम लौटेंगे। लेकिन शुक्रिया आप सभी का हमारा साथ देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हम अगली बारी जब सूरत पहुंचेंगे जरूर एक फ्यूचर सिटी होगी, भविष्य का शहर रहेगा। जल्दी आइए, जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।